नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम। मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर, जहां पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। बाकी आपको कुछ अलग लग रहा होगा आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। आपने ये चीज़, आपकी शिकायत भी होगी हमसे कि काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। तो बिल्कुल मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, और आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि वो टाइम निकाले। एक्चुअली क्या है कि स्कूल ओपन हो चुके हैं, और स्कूल ओपन होने से क्या हो रहा है कि हमारा थोड़ा टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो चुका है वो स्कूलों में। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टाइम को उसी हिसाब से मैनेज करें कि आपके लिए पर डे हम किसी न किसी सब्जेक्ट की एक वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर डाल सकें, कि हर सब्जेक्ट की एक न एक वीडियो डाल सके। और आपने देखा भी होगा कि कल हमारी एक वीडियो फिजिक्स की आ चुकी थी, और आज मैं आपके सामने आ ही चुका हूँ। तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। बाकी आप अपना प्यार बनाए रखें, और शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ आप करते रहें, और देखते रहें कि जो हम पढ़ा रहे थे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमारी लास्ट वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यहाँ पर हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये तो आपको पता होगा अच्छे से कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केनो हेलो एरीन, जो हमने पहले से ख़त्म कर लिया था। और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट था 7, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये भी हमने शुरुआत कर दिया था, जिसमें हमने आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ चीज़ें हमने बता दी थी। तो आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल और फिनॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ेंगे आज अपन, एल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल और फिनॉल के भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुणों के बारे में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं भौतिक गुणों में। सबसे पहला अपने जो पॉइंट होने वाला है वो हमारा होने वाला है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एल्कोहल और फिनॉलों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। आप जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन चेन यानी आप कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं आपकी जो कार्बन चेन है उसमें आप नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी अपन कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। ठीक है, हिंदी में कहें तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे आपकी एल्कोहल और फिनॉल की जो कार्बन चेन है उसमें जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाओगे, आपका जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक होता है वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब आप यदि ये सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न होता है बिकॉज ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स। आप सब इसको जानते हैं कि ये जो वॉन डेर वाल बल होता है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आपकी कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे आपका वॉन डेर वाल फोर्स इंक्रीज होगा, और जैसे ये इंक्रीज होगा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ये आप अच्छे से बात समझ सकते हैं, क्योंकि ये बातें हमने पहले भी करी हुई हैं। अब मैं आपके सामने एक सेकंड बात करता हूँ कि यदि मैं यहाँ पर ब्रांचिंग इंक्रीज कर दूँ, यानी आपकी जो कार्बन चेन है उस कार्बन चेन में मैं क्या करने वाला हूँ, आपकी बात, मैं ब्रांचिंग इंक्रीज करने वाला हूँ। ये आप सब समझ रहे होंगे क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ब्रांचिंग इंक्रीज करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपना जो वॉन डेर वाल फोर्स है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और ऐसा क्यों, क्योंकि वॉन डेर वाल जो फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है
कार्बन चेन में जैसे जैसे शाखन होता है, शाखाएं बनती जाती हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया है यानी उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जैसे ये डिक्रीज होगा तो वहाँ पे वंडर वाल फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि आपका वंडर वाल फोर्स डिक्रीज हो गया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हमने एक नॉर्मल बात कही, यदि आप नॉर्मली कार्बन चेन की संख्या बढ़ाते हैं, नंबरिंग बढ़ाते हैं कार्बन्स के, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन यदि आप ब्रांचिंग करते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। यदि हम कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को यदि मैं कंपेयर करता हूँ अदर ग्रुप से, अदर ग्रुप से यदि मैं कंपेयर करूं तो आप सभी जानते हैं कि एल्कोहल और फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका भी एक रीज़न है। उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर एल्कोहल और फिनॉल में आपको इंट्रामोलिकुलर क्या मिलता है, आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या मिलती है आपको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणु हाइड्रोजन बंधन देखने को मिलता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बनेंगे तो ये किस में बनते हैं, एल्कोहल और फिनॉल में। लेकिन जो अदर समूह होते हैं, जैसे मैं ईथर की बात करूं, मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, मैं हेलोएल्केन की बात करूं, तो उनमें ये चीज़ें, उनमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। जब वहाँ आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब आप कंपेयर करोगे एल्कोहल और फिनॉल से, वो हमेशा आपको कम देखने को मिलेगा। यानी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने एल्कोहल फिनॉल बनाया। यहाँ पे देखें आप कि मैं क्या करता हूँ, मैंने एल्कोहल, देखो ये क्या किया, मैंने एल्कोहल बनाया। तो एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप एल्कोहल के मॉलिक्यूल को बनाएंगे आप इस तरीके से, तो आप देखोगे कि इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। यानी आपके जो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। क्या होता है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से। तो आप सभी जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु होता है, और एक हाइड्रोजन जो होता है उसके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, एक आकर्षण लगता है, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तरीके से सैंडविच बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन जो होता है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच के क्या होता है, सैंडविच की तरह फंस जाता है, तो इसे अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो जैसे ही आप फिनॉल की अब बात करें, सर फिनॉल में भी होता है क्या, तो बिल्कुल फिनॉल में भी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। जिस तरीके से मैंने ये फिनॉल बनाया, मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ फिनॉल का, देखिए आप, ये भी आपका क्या है, फिनॉल। तो जब आप फिनॉल देखते हैं तो फिनॉल में भी देखिए आपके सामने O है, H है, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल और फिनॉल में देखने को मिलती है। तो आप क्या कह सकते हैं, एज कंपेयर टू अदर ग्रुप एल्कोहल और फिनॉल शो हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी अन्य समूहों की तुलना में एल्कोहल और फिनॉल में, एल्कोहल और फिनॉल का जो क्वथनांक होता है वो काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल में क्या होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन अपन को देखने को मिलता है, जो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिली है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके सामने एथेनॉल। आप सब इसको जानते हैं, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एथेनॉल, ठीक है। एक मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, यह है आपका CH3OCH3, जैसे आप बोलते हो मेथॉक्सी मेथेन। ये आपको याद आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने जब ईथर के नोमेनक्लेचर की बात करी थी, तो हमने वहाँ पे ये चीज़ें बताई थी आपको कि ऑक्सीजन जो होता है, एक जो अपना लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है उसके साथ अटैच होके मेथॉक्सी बनाएगा, और एक क्या बनाएगी, चैन, तो मेथॉक्सी मेथेन। और मैं एक, चलो यहाँ पे आपके सामने ले लेता हूँ हाइड्रोकार्बन। मैंने देखो यहाँ पे ये सभी 3 कार्बन, ठीक है, वो 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन लिया है। जैसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे प्रोपेन,
ऐसा क्यों किया है वो आप देखें। यदि मैं इनके मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूँ, ठीक है, यदि मैं इनका मॉलिक्यूलर मास देखूँ तो मुझे यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 46। यदि मैं यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास देखता हूँ तो वो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा 46। और यहाँ पे जब मैं इसका मॉलिक्यूलर मास देखता हूँ तो मुझे ये मिलने वाला है 44। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे आया तो आप देख सकते हैं कि कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2। एक कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, 2 का हो गया 24, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2 और 1 यानी 6, तो 24 और 6 30 हो गया। और 30 के बाद ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 16, तो ओवरऑल कितना हो गया 46। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है 46। और यहाँ भी आप सेम देख सकते हो, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। तो आपको इस तरीके से, यानी हमने क्या किया है, देखिए आप गौर कर रहे होंगे कि हमने लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले, लगभग समान मॉलिक्यूलर मास वाले 3 क्या लिए हैं, ग्रुप लिए हैं, ठीक है। इन तीनों ग्रुपों में जब मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, यहाँ पर जो मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है वो होता है लगभग 238 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर जब मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट देखता हूँ तो मुझे इसको देखने को मिलता है लगभग 248। मैं ये लगभग में बातें कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं अल्कोहल के केस में बात करूँ तो मुझे ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखने को मिलता है 351 केल्विन। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो डिफरेंस था वो इतना हाई नहीं था, लेकिन जैसे ही अपने अल्कोहल को इंट्रोड्यूस किया, अल्कोहलों को लेके आए, तो बॉइलिंग पॉइंट में अचानक से आपको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला, बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला। और ये जो उछाल है कि बॉइलिंग पॉइंट में इतना हाई उछाल आपको यदि देखने को मिला है, तो ऐसा जो उछाल देखने को मिला, उस उछाल का आप यदि रीज़न दोगे तो आप क्या कहोगे, ये जो हमें उछाल देखने को मिला है इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न क्या है अपना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है अल्कोहल और फिनॉल में। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट में भी यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी अच्छा हाई बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो हमने ये पूरा जो टॉपिक क्लियर किया है वो एक बॉइलिंग पॉइंट का किया था। और बॉइलिंग पॉइंट में जो आप देखोगे तो मैं आपको एक बार फिर से ये पूरा दिखाता हूँ कि क्या किया है मैंने पूरा। मैंने सबसे पहले आपसे बात करी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ कार्बन चेन इंक्रीज करते हैं, जैसे ही आप नंबर ऑफ़ कार्बन चेन में कार्बन को इंक्रीज करोगे तो वॉन डेर वाल्स फोर्स क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। और जैसे ही आपका वॉन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज होगा तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। लेकिन आप जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो रहा है विद सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण वॉन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीज हुआ, ब्रांचिंग हुई और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है। और हम यदि अदर ग्रुप से कंपेयर करें फिनॉल और अल्कोहलों को, तो अल्कोहल और फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दिखाई अल्कोहल में भी और फिनॉल में भी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ईथर और हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर किया। क्या किया मैंने यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन और ईथर के साथ कंपेयर किया। तो मैंने अप्रॉक्स सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले, यानी मॉलिक्यूलर मास वाले 3 ग्रुप लिए, जिनमें से मैंने देखा कि जो अल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है अदर देन अदर ग्रुप, ठीक है। और ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिला है, ये किसकी वजह से देखने को मिला है, ये डिफरेंस आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बॉइलिंग पॉइंट का ख़त्म। बाकी अपन सेकंड इसमें देखते हैं सॉल्युबिलिटी। इसमें अपना सेकंड कौन सा पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जैसे आप बोलते हैं विलेयता, क्या बोलते हैं इसको आप, विलेयता, यानी विलय होने की पावर। तो आप सब ये जानते हैं कि अल्कोहल, इसको अपन लिखेंगे कि अल्कोहल एंड जो फिनॉल होते हैं, अल्कोहल और जो फिनॉल हैं, ये क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। क्या करते हैं, ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं किसके साथ, विद मॉलिक्यूल,
यानी जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ ये अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। और ये सॉल्युबिलिटी शो करने का रीज़न भी यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी मॉलिक्यूल के साथ, यानी जैसे वाटर है अपना, तो वाटर वगैरह के साथ ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। आप सबको पता है वाटर में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है, एल्कोहल में आपको हाइड्रोजन है ही, ठीक है। तो वाटर के साथ ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और जैसे ही ये बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वाटर के साथ, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर के साथ काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगली बात, जैसे आप मैंने लिखा CH3 CH2, आपको कुछ संगीत की आवाज़ें डीजे वगैरह की सुनाई दे रहे हों तो बाहर से किसी की बर्बादी की सफ़र जा रहा है, ठीक है। कोई शादी कर रहा है बंदा तो आवाज़ें आ सकती हैं। अब देखो शादी कर रहा है तो आवाज़ें तो आएंगी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं आपको पता है ऑक्सीजन पे आपको लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी धूम धड़ाके से शादी का मज़ा भी ले सकते हैं आप हमारी वीडियो में, क्योंकि आपको आवाज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग कराई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, और ये जब हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो अपन कह सकते हैं ये इजीली सॉल्यूबल होते हैं। क्या होंगे ये, वाटर के साथ इजीली सॉल्यूबल होते हैं। यदि आप छोटे जो अपने लोअर मास वाले एल्कोहल जो होते हैं, लोअर मास वाले जो एल्कोहल होते हैं, उनको यदि आप वाटर में डिजॉल्व करो तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। यानी किसी भी रेसों में आप यदि स्मॉल मॉलिक्यूलर मास वाले या लो मास वाले एल्कोहलों को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो इजीली क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। बाकी जो स्टूडेंट देख रहे होंगे उन्हें तो ये बात थ्योरेटिकल लग रही होगी कि ये कैसे है कि आप लोअर लेके आओगे, लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले यानी कम द्रव्यमान या कम आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों को यदि आप लेके आते हो और वाटर में डिजॉल्व कराते हो तो वो किसी भी रेसों में एनी प्रोपोर्शन वो क्या होते हैं, वहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं। बाकी प्रैक्टिकली आप सब समझते हो ये बातें, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, यदि मैं एल्काइल और एराइल ग्रुप, यदि मैं यहाँ पे एल्कोहलों में एल्काइल और फिनोलों में एराइल, यदि मैं एल्काइल और एराइल ग्रुप इंक्रीज करूँ, आपकी जो कार्बन चेन या एल्कोहल और फिनॉल आप जिनमें आप सॉल्युबिलिटी देख रहे हो उनमें यदि मैं एल्काइल और एराइल ग्रुप को इंक्रीज करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। ये भी आप समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं कार्बन चेन को बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे मैं कार्बन चेन को बढ़ाता जाऊँगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये सॉल्युबिलिटी का छोटा सा टॉपिक था, इसको आपने समझा कि हमने कहा कि यदि आप एल्कोहल और फिनॉल की बात कर रहे हैं तो ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं विद मॉलिक्यूल के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप जैसे ही आप उसको मॉलिक्यूल के साथ डिजॉल्व कराते हो या वाटर में डालते हो तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वाटर के साथ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इजीली वाटर में सॉल्यूबल हो जाएंगे। लेकिन मैं यदि यहाँ पे एल्काइल और एराइल ग्रुप बढ़ा दूँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करता जाऊँ, तो मुझे देखने को मिलेगा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो ऐसा आपको नेचर देखने को मिल सकता है। बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आपकी बुक में 2 ही दे रखी हैं, तो ये आपकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक होने वाला है, उसके बाद अपना जो अगला टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होगा, देखिए हमने क्या ख़त्म किया यहाँ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर दी, और इसमें अपने सेकंड सॉल्युबिलिटी ख़त्म की, जिसमें हमने कहा कि एल्कोहल और फिनॉल सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते भी दिखाया इसको, और हमने कहा कि एल्काइल और एराइल ग्रुप यदि यहाँ पे इंक्रीज होते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, ये बातें नॉर्मल थी। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं अपन, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं।
केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रासायनिक अभिक्रियाओं, ठीक है। जब भी आप अल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं, यानी आप इस तरीके से अल्कोहल या फिनॉल की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जब अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे तो पहली रासायनिक अभिक्रिया तो अपन यहाँ देखते हैं जब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बाहर निकलता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो पहली आपकी रासायनिक अभिक्रिया इससे होगी। जैसे जैसे ब्रेक होता है तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ेंगे उसकी पढ़ने वाले हैं जब यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन बंध टूटे। कार्बन और ऑक्सीजन बंध जब यहाँ से टूटता है तो हमें किस तरीके से कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कौन कौन से चेंजेज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, या कौन कौन से रिएक्शन ये आगे करते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो पहली तो आपकी है जहाँ पे आपका क्या टूटे, आपके अल्कोहल और फिनॉल में। पहला तो क्या है, आपके अल्कोहल और फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड में आपका क्या टूटेगा, OH बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ये दो केमिकल रिएक्शन हैं जिसके बारे में अपन अब पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, तो देखिए आ जाइए, सब शुरुआत करते हैं। तो अपन पहली हेडिंग डाल देते हैं इसकी पहली हेडिंग है रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी OH बंध के विखंडन की अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है। और इसमें अपना सबसे पहले जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है अपना एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, यानी फिनॉल और अल्कोहलों की अपन एसिडिटी की बात करने वाले हैं। यानी यहाँ पे अल्कोहल और फिनॉलों को एसिडिटी होने वाली है, ठीक है। तो देखें, तो क्या अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं? तो ये सबसे पहले तो अपन को ये जानना होगा कि अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा कि ये एसिडिक है या नहीं इस बात से। तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि यदि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकले तो एसिडिक नहीं है, तो नहीं। तो देखिए तरीका क्या है, कैसे पता करूं कि मैं अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक है। तो इसके लिए मैं कुछ रिएक्शन करा रहा हूं यहाँ पे। तो आप देखें, आप सभी जानते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो हाई रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल, यानी अधिक क्रियाशील जो धातु होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, इनके साथ क्या करते हैं, ये इजीली रिएक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं अल्कोहलों की रिएक्शन सोडियम से कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मुझे सोडियम एल्कोक्साइड देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पे रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होती है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। और जैसे ही मैं यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन, देखिए यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन जैसे ही मैं यहाँ पे सोडियम से कराता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है? मुझे देखने को मिलता है कि मेरे सामने एक प्रोडक्ट बना है जिसको मैं बोलता हूँ सोडियम फिनॉक्साइड। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, साथ में यहाँ पे निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या किया मैंने कि मैंने जब अल्कोहलों की रिएक्शन सोडियम से कराई तो मुझे यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड क्या देखने को मिला? सोडियम एल्कोक्साइड। और जहाँ पे मैंने फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराई तो मुझे यहाँ पे देखने को मिला सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या है, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये रिएक्शन कराने से हम कैसे, या आप यही तो सोच रहे हैं कि सर आपने तो रिएक्शन करा दी, ठीक है, पर इन रिएक्शनों को कराने से हमें कैसे जज करेंगे, यानी कैसे हम डिसाइड करें कि ये एसिडिक है या नहीं। यानी आप कैसे
जज करने वाले हैं कि ये एसिडिक है या नहीं। तो इसको जज करने के लिए आपको आना पड़ेगा कुछ साल पहले। तो कुछ साल पहले आपने पेपर दिए होंगे 10th क्लास के, पेपर भी दिए होंगे तो पढ़ाई भी की होगी, पूरी साल पढ़ाई की होगी। तो आप यदि NCERT से हैं तो आपका चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यदि RBSE से आप रहे होंगे, मुझे नहीं लगता आप RBSE से रहे होंगे, यदि आप RBSE से भी हैं तो आपका ये चैप्टर कुछ बाद में होगा, ये चैप्टर नंबर 6 के लगभग होगा, सॉरी 5 के या 5 के लगभग होगा, ठीक है। तो वहाँ आपने देखा होगा या फिर आपके पेपरों में बहुत बार आया होगा, वहाँ आपने देखा होगा कि ऐसे परख नली हुआ करती थी। उस परख नली में क्या होता था, ऐसे जिंक के टुकड़े पड़े रहते थे और उसके बाद यहाँ पर अपन कहते थे कि अपने यहाँ पे कुछ डाला है, कोई लिक्विड डाला है, ठीक है, इसका नाम फलाना है, अभी तो फलाना है ये, ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, इसका नाम मैंने अभी रख दिया A, ठीक है। अब क्या किया, मैंने इस परख नली को बंद किया, इसमें से मैंने एक नली निकाली और उस नली को मैंने अटैच किया है, ठीक है। इस तरीके से आप अटैच करें और यहाँ पर आप ले आएँ मोमबत्ती, क्या लेके आ गए, मोमबत्ती, ठीक, या माचिस की तिली लेके आ जाए, याद आ रहा हो कुछ, माचिस की तिली सुनते ही। तो आप देखते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे ये वाला लिक्विड डालते हैं, A नाम का जो लिक्विड है वो आप यहाँ जैसे ही डालते हैं तो यहाँ से एक गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है यहाँ से, एक गैस, और गैस का नाम क्या है, अभी मैं उसको गैस का नाम बता रहा हूँ आपको, B, ठीक। तो जैसे ही यहाँ ये गैस बाहर निकलती है तो यहाँ पे हमें फट की ध्वनि सुनाई देती है। कैसी ध्वनि सुनाई देती है, यहाँ जैसे ये गैस यहाँ बाहर निकलती है और आप इस यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती या फिर माचिस की तिली लेके आते हो जलती हुई, तो आपको यहाँ पे फट या इंग्लिश में आप बोले तो पॉप पॉप, है ना, तो आपको फट की ध्वनि यहाँ पे सुनाई देती है, ठीक है। तो आपके पेपर में जब आता था ये क्वेश्चन तो आपसे पूछते थे कि आपने यहाँ क्या डाला है और आपको यहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकली है। तो आप वहाँ पे डिसाइड करते थे कि जो फट या इंग्लिश में बोले तो पॉप की जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो निकलता था यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की वजह से। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कब निकलती है, जब आप यहाँ डालते हो एसिड, ठीक है। तो होता क्या था, वहाँ आप जब रिएक्शन भी इसकी लिखते थे तो आप लिखते थे कि जिंक जो है, जैसे मैंने यहाँ पे H2SO4 डाल दिया एसिड की फॉर्म में, तो जैसे ही मैं यहाँ पे H2SO4 डालूँगा तो मैं यहाँ पे देखूँगा यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो जलती हुई माचिस की तिली या मोमबत्ती आप इसके पास में लाते हैं तो आपको फट या पॉप का साउंड सुनाई देता है। तो आप डिसाइड करते थे कि जो अम्ल होते हैं या जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। बस इसको मैं उल्टा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकले, किसके साथ, मेटल के साथ, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैंने क्या डाला है, अम्ल डाला है, एसिड डाला है। तो मैं इस तरीके से भी इसको उल्टा समझ सकता हूँ। तो आप ये समझ गए होंगे, आपके माइंड में ये चीज़ आ गई होगी कि होने वाला क्या है, यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। आपने क्या लिया हुआ है, मेटल। तो आप कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं ये कैसे नेचर रखते हैं, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। कैसा नेचर होता है इनका, एसिडिक। यानी हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, ये जो रिएक्शन है वो कंफर्म करती हैं कि यहाँ पे जो एल्कोहल और फिनॉल है वो कैसे होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। आप चाहते हैं कि सर हमें और भी रिएक्शन करके दिखाएं, तो आप चाहो तो इस तरीके से कुछ भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे मैं एक और रिएक्शन यहाँ पे करा दूँ, यहाँ पे मैं टर्सरी एल्कोहल ले के आ जाऊँ और उसकी रिएक्शन मैं एल्युमिनियम से कराऊँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन कराऊँगा यहाँ पे क्या होगा, जो टर्सरी एल्कोहल है उसमें से H जो है वो बाहर निकलेगा इस तरीके से। इसके जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट होंगे और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंस कर लेना इसको, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, सेम मेटल के साथ रिएक्शन हुई एल्कोहलों की, और रिएक्शन होने के बाद क्या निकली, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। और हाइड्रोजन गैस कंफर्म करती है कि आपके जो एल्कोहल हैं वो कैसे नेचर रखते हैं, वो अम्लीय नेचर या एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब भी आप नहीं मान रहे हैं तो मैं आपके सामने एक और चीज़ प्रेजेंट करता हूँ, एक और प्रूफ आपके सामने देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कराने वाला हूँ। बिल्कुल आपको देखिए, आप क्या कराने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फिनॉल लेने वाला हूँ
और फिनॉल की रिएक्शन मैं अब कराने वाला हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका प्यारा सा सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में बाहर निकलेगा वाटर। इस रिएक्शन को देख के आपके सामने कुछ याद आ रहा होगा, जैसे आप 10th क्लास में बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता था उसमें, एसिड आता था, बेस आता था, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते थे और जैसे ही वो रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था, सॉल्ट एंड वाटर, लवण और जल बनता था। और हम कहते थे कि एसिड ने क्या किया है, बेस के साथ रिएक्शन की है और उनके गुणों को ख़त्म कर दिया है और लवण बन चुका है। तो अब मैं उल्टा देखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ कि मेरे सामने यहाँ पे सॉल्ट बन चुका है और सॉल्ट के साथ वाटर भी बाहर निकला है। तो कंफर्म है कि एक इनमें से एसिड है और एक इनमें से बेस है। और इतने तो हम समझदार हैं ही कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैसा नेचर रखता है, बेसिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा बेस है, यानी आपका फिनॉल कैसा हो गया, एसिड हो गया। यानी आपको सामने इस रिएक्शन ने कंफर्म किया कि ये एसिड है और ये बेस है। तो इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। आप एक बार फिर से देखें मैंने आपको क्या समझाया। सबसे पहले मैंने आपको 10th का एक टॉपिक बताया। जब आप यदि 10th क्लास में पढ़ के आए हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम अम्लों की अभिक्रिया किसी धातु से कराते हैं या एसिड की रिएक्शन जब हम किसी मेटल से कराते हैं तो हमें वहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब हम इस प्रयोग को करके देखते थे तो हम देखते थे कि अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती थी, जिसके पास आप जब जलती हुई मोमबत्ती या तिली लेके आते थे माचिस की तो हमें यहाँ पे फट फट की, या इंग्लिश में बोले तो पॉप पॉप का साउंड सुनाई देता था, जिससे हम कंफर्म करते थे कि यहाँ पे डाला गया जो पदार्थ है वो एसिड है और यहाँ पे जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ लिया, काम में लिया है और मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन कहाँ काम में ली है, एल्कोहल और फिनॉलों के अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करने में मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम में लिया है। यानी आपका वही बेसिक वही है, नया कुछ नहीं है, बेसिक वही है, बस आपको पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए। इजी है, देखो कितना इजी केमिस्ट्री है। आपको आप वैसे ही परेशान हो जाते हो कि केमिस्ट्री बड़ा टफ है, कन्फ्यूजिंग है, ऐसा नहीं है। टफ और कन्फ्यूजिंग नहीं है केमिस्ट्री, बिल्कुल नहीं है। बस डेटा का यदि कमी होगी, कहते हैं ना, यदि आपके पास डेटा कम है तो चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो आप पहले तो डेटा कलेक्ट करें, जब आपके सामने डेटा होगा तो चीज़ें ईजी होंगी। अधूरा ज्ञान जहर होता है, तो पूरा ज्ञान ले। तो मैंने क्या बताया कि एल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो हाई जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन कराई एल्कोहलों की, फिनॉलों की, एल्कोहलों की, तो मैंने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यदि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो मैंने कंफर्म किया कि यदि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है तो एल्कोहल और फिनॉल जो हैं उनका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक। ये जो रिएक्शन हैं वो हमें ये शो करती हैं कि एल्कोहल और फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। कन्फर्म है, बिल्कुल। मुझे और कन्फर्मेशन देना था तो मैंने क्या किया, फिनॉल की रिएक्शन बेस से करा दी और जैसे ही मैंने बेस से रिएक्शन कराई तो मेरे पास सॉल्ट बना और वाटर बना। सॉल्ट और वाटर ने मुझे कंफर्म किया कि आपका जो फिनॉल है वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है। तो इस तरीके से हमने एसिडिक कैरेक्टर को यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया है, परिचित कराया है कि एल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं, जो आप आराम से समझ सकते हैं। वो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सभी एसिडिक कैरेक्टर देखा। यानी यदि आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिनॉल एंड एल्कोहल आर एसिडिक बाय, ठीक है, तो आपके सामने यदि रिएक्शन आती हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि फिनॉल और एल्कोहल अम्लीय क्यों होता है, बाय आर द फिनॉल एंड एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, तो आप क्या करोगे, आप ये रिएक्शन लिखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब रिएक्शन लिख के आए, आप चाहें तो ये 2 रिएक्शन लिख के आ सकते हैं। और जब ये रिएक्शन लिख के आएंगे तो केवल ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे आपकी बुक में होता है ये रिएक्शन शो कर दी है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि अबव रिएक्शन एक्सप्लेन दैट फिनॉल एंड एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। यानी उपयुक्त अभिक्रियाएँ यह प्रदर्शित करती हैं कि एल्कोहल और फिनॉल जो है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। आप ऐसा नहीं करके आएंगे,
यदि आपको अच्छा लिखना है तो आप ये पूरा एक्सप्लेन करके आएँ कि इन रिएक्शनों में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, और हाइड्रोजन गैस के बाहर निकलने से हम यह बता सकते हैं, यदि किसी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी मेटल या धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो वह पदार्थ अम्लीय होता है या अम्लीय गुण रखता है। अतः उपयुक्त अभिक्रियाएँ यह प्रदर्शित करती हैं कि अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये वाली रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप ये बताएंगे कि अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। हमने इतना बड़ा बातें कही, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होंगी। बाकी तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, वीडियो में एंड तक आ गए हैं, आप देख रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और नहीं भी आई हो या फिर कोई डाउट हो या कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही हो पढ़ाई से लेके, ठीक है, अदर बाहर की प्रॉब्लम तो कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। तो इस हमसे लेके आपको चैनल से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बिल्कुल फ्री है, तो आप इजीली वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना प्यार बनाए रखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा करें। धन्यवाद।